नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। इस पंक्ति का आशय है कि नीच को धूरी समान अर्थात धूल के समान और नीच कोई नहीं है। वेद वाक्य नहीं है अर्थात प्रामाणिक नहीं है। नीच को धूरी समान का अर्थ है कि धूल के समान और नीच कोई नहीं। वेद वाक्य नहीं है अर्थात ये प्रामाणिक नहीं है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूली का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। अर्थात इन पंक्तियों का आशय है कि नीच को धूली समान अर्थात धूल के समान और नीच कोई नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, ये सच नहीं है। धूल तो महिमामयी है, वह नीच कैसे हो सकती है। पति के साथ सती होने का संकल्प लेने वाली सती साध्वी स्त्री सती होने से पहले इसी धूल को ही अपने माथे पर लगाती है। युद्ध में जीवन मरण का खेल खेलने वाला योद्धा भी धूल को आंखों से लगाता है। होमर के महाकाव्य ओडिसी का प्रमुख पात्र जो है यूलिसिस, जब वापस अपने देश इथाका में लौटता है तो वहां की धूल को भी चूमता है। सोवियत संघ से अलग होने वाला देश यूक्रेन जब आजाद हुआ तो वहां के एक क्रांतिकारी सैनिक ने बड़ी श्रद्धा से अपनी धरती की धूल को ही छुआ था। वास्तव में श्रद्धा, भक्ति और स्नेह को व्यक्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन यही धूल है। इसी को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके लोग अपनी पवित्र भावना का परिचय देते हैं। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। यहाँ व्यंजना यानी शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिससे उसके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, यानी सामान्य अर्थ के अलावा उसके किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, तो वो व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, यानी धूल का अर्थ हमारे जीवन में ले तो यथार्थवादी एक गद्य के समान है। धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है। छायावादी दर्शन यानी कि जिसमें प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को अति गूढ़ भावों में व्यंजित करना, यानी रहस्यमयी रूप में व्यंजित करना, जिसकी वास्तविकता संदेह से युक्त है। धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इस सब का रंग एक ही है, इन सब का रंग एक ही है। रूप में भिन्नता जो भी हो या दिखने में चाहे कैसे भी हो, लेकिन इन सब का रंग एक ही होता है। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती हैं, लेकिन धूल कहते ही शरद की धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत यानी सफेद नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। यानी कि धूल के लिए अगर हम सफेद का विशेषण का प्रयोग करते हैं तो ये अनावश्यक ही है, क्योंकि यह उसका अपना सहज रूप है। यहाँ हम देखें कि मिट्टी के कई रंग होते हैं, लेकिन मूल रूप में वह धूल ही होती है और उसका स्वाभाविक जो रंग है वो उसका श्वेत जो है। अगर हम उसका विशेषण देना चाहें
तो वह अनावश्यक है, क्योंकि उसका तो सहज रंग ही यही है। बाकी इसके तरह तरह के रंग होते हैं, लेकिन मूल भाव में हम अपने यथार्थ में भी देखें तो जीवन में ये शब्द जो हैं वो हमारे जीवन में एक यथार्थवादी गद्य है, उसकी कविताएं, छायावादी उसका दर्शन है। अगर इन सबको मिलाया जाए तो हमारी एक लोक संस्कृति का नवीन जागरण, लोक संस्कृति का भाव सामने आता है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। यानी कि लेखक देशभक्ति का हवाला देकर के हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम अपने देश की धूल को चाहे माथे से न लगाएं, किंतु उस पर पैर तो रखें। हम मिट्टी के संपर्क में रहें, उस पर विहार करें, विचरण करें। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। लेखक कहते हैं कि जो किसान हैं, दिन रात खेतों में काम करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, उनके हाथ पैर मुंह पर जो लगी हुई धूल है वो हमारी सभ्यता से क्या कहती है। यानी हम कांच को प्यार करते हैं, यानी बाहरी चकाचौंध को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। यानी कि धूली पर इस लेखक इस पंक्ति से ये व्यंग्य करता है कि हमें धूली भरे हीरे में हीरे की चमक नहीं दिखाई देती, बल्कि धूल ही दिखाई देती है। आशय यह है कि हमें ग्रामीण लोगों की सहजता और सच्चाई नजर नहीं आती, उनमें हम सिर्फ उनकी फुहरता और उनका गंवारपन ही हमें दिखाई देता है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, यानी कि उनकी जो सुंदरता है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये हीरे अमर है, अर्थात हमारे ग्रामीण लोग, हमारे किसान अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण ही दिया है। अटूट किस तरह से कि हीरा वही गन चोट न टूटे, अर्थात हीरा वही है जो, इसका आशय यह है कि हीरा बहुत मजबूत होता है। और यह उक्ति हमारी भारत की ग्रामीणों पर पूरी तरह से लागू होती है कि वे संकट और कष्ट सह करके भी हार नहीं मानते, बल्कि और अधिक मजबूत हो जाते हैं। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पर कांच हमारी शहरी सभ्यता का प्रतीक है और हीरा ग्रामीण सभ्यता का। अब शहरी सभ्यता के लोग बाहरी चकाचौंध को महत्व देते हैं और ग्रामीण उन भीतरी शक्ति को। जब कभी हीरा कांच पर उलटकर चोट करेगा, अर्थात ग्रामीण लोग जब क्रांति के लिए उठ खड़े होंगे, तब पता चलेगा कि इनमें कितनी शक्ति है। तब बनावटी चकाचौंध वाले कांच जैसे लोगों की दुर्बलता भी प्रकट हो जाएगी। अर्थात हमें अपने देश की मिट्टी पर पैर रखना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए और ग्रामीण लोगों को सम्मान देना चाहिए। पाठ के अंत में हम एक बार पूरे पाठ का सारांश देखते हैं। धूल, हिंदी कविता की एक सुंदर पंक्ति जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, जिसमें जिस धूल भरे हीरे का वर्णन किया गया है वह हीरे से भी बढ़कर है। गांव का कोई भी बच्चा धूल भरा ही अच्छा लगता है। बालक कृष्ण के मुंह पर सुशोभित धूल के सामने आधुनिक सौंदर्य सामग्री कुछ नहीं है। हमारी आज की सभ्यता धूल से बचना चाहती है, इसलिए वह बच्चों को धूल से बचाती है। उसे डर है कि धूल में उसकी कृत्रिम चकाचौंध फीकी पड़ जाएगी। जिस कवि ने यह लिखा, धन्य धन्य वे है नर मेले जो करत गात कनिया लगाए दूरी ऐसे लरी कान की, वह भी
धूल के प्रति हीनता से ग्रस्त है। वह धूल से तन को मेला मानता है। फिर ऐसा कवि अखाड़े की मिट्टी को देखकर तो उबकाई भरने लगेगा, यानी उल्टी करने लगेगा, परंतु अखाड़े की मिट्टी मनुष्य के लिए दुर्लभ है। मनुष्य पसीने पसीने होकर इस मिट्टी में खेलता है तथा इसी से अपने शरीर का निर्माण करता है। मिट्टी और शरीर दोनों असार हैं, किंतु जीवन के सभी सार तत्व इसी से बने हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श सब मिट्टी की ही देन है। धूल इसी मिट्टी की आभा है। मिट्टी शब्द है तो धूल रस है, मिट्टी देह है तो धूल प्राण है। अब गांवों में भूलकर भी धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं किया जाता। आज धूल गोधूली शब्द में समा चुकी है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूल चमकती है, सूर्यास्त के बाद जो धूल रुई के बादल की भांति आकाश में छा जाती है, चांदनी रात में गाड़ियों के गुजरने के बाद जो धूल का गुबार छा जाता है, जो शिशु के मुख तथा फूलों की पंखुड़ियों पर सौंदर्य की परत बनकर छा जाती है, उसी को धूल कहते हैं। गोधूली ग्रामीण संस्कृति की संपत्ति है। यह शहरों के नसीब में नहीं है। यह गोपालकों के चरणों की धूल है। हाथी घोड़ों के चलने से उठी धूल नहीं है। शहर में गोधूली वेला शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल निरर्थक है। धूल हीनता की नहीं, महिमा की प्रतीक है। धूल हीनता की नहीं, महिमा की प्रतीक है। लोग अपनी श्रद्धा, भक्ति और स्नेह प्रकट करने के लिए इसे माथे पर लगाते हैं। सती, योद्धा या जन्मभूमि पर लौटने वाले प्राणी सभी इसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हमारी देशभक्ति की मांग है कि हम इस धूल से जुड़े। हम कांच को प्यार करने वाले सभ्य लोग धूल में लिपटे हीरे की कांति को, उनकी चमक को पहचाने। एक दिन ये हीरे अपनी अमरता का प्रमाण देंगे। अगर ये उलटकर चोट करने लगे तो कांच और हीरे का भेद पता चल जाएगा। तब हम विवश होकर हीरे से लिपटी हुई धूली को माथे से लगाएंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है, तो हम वो देखते हैं कि धूल नामक निबंध से लेखक हमें संदेश देना चाहते हैं कि ग्रामीण सभ्यता की महिमा का गुणगान करना। लेखक के अनुसार गांव की सभ्यता सीधी सादी किंतु वास्तविक है। वह धूल भरे हीरे के समान है, चाहे उसका रहन सहन तथा दिखावटी रूप रंग मेला कुचेला है, यानी चाहे वो दिखने में क्या है, सुंदर ना दिखते हो, मेले कुचेले दिखते हो, किंतु भीतर से वह कांतिमय है, चमकदार है। ग्रामीण जन गांव की धूल में सनकर पलते बढ़ते हैं, यानी ग्रामीण लोग जो हैं बचपन से ही धूल में खेल कूद करके ही बड़े होते हैं, वहीं पलते हैं। वे अखाड़े की मिट्टी में लथपथ होकर अपना शरीर बनाते हैं, यानी वो अखाड़े में ही अपना शरीर बनाते हैं। वे जीवन की वास्तविक सुख को प्राप्त भी करते हैं। वे सचमुच भोलानाथ होते हैं।
ग्रामीण सभ्यता में शहरी सभ्यता ऊपरी चमक दमक तथा बनावटी सौंदर्य प्रसाधनों को महत्व देती है। यानी ग्रामीण सभ्यता की तुलना में जो हमारी शहरी सभ्यता है वो ऊपरी चमक दमक को ही प्रधानता देती है या बनावटी सौंदर्य को ही महत्व देती है। वह इस धूल से बचती है, वह इस धूल को मेला कहती है या मेल कहती है। वह ग्रामीण सभ्यता तथा सहज सुखों का तिरस्कार करती है। इस कारण वह प्राकृतिक सुखों से वंचित भी रहती है। यानी ग्रामीण सभ्यता तथा सहज सुखों का तिरस्कार करती है, हमारी शहरी सभ्यता उन सहज सुखों को प्राप्त नहीं करती है। इस कारण क्या है, हम उन प्राकृतिक सुखों से वंचित भी रहते हैं। लेखक ये भी स्पष्ट करता है कि धूल मिट्टी की आभा है और मिट्टी से ही जीवन के सारे तत्व प्राप्त होते हैं और मिट्टी से ही सारे सार तत्व यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जन्म भी लेते हैं। यह मिट्टी और धूल हीन नहीं है, बल्कि यह महिमाशालिनी है। सती, योद्धा या प्रवासी सैनिक सभी इसी धूल को माथे से लगाकर अपने प्रिय से स्नेह प्रकट करते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम धूल का सम्मान करें, इसके संपर्क में रहें, इसका महत्व जानें। इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर भी व्यंग्य किए हैं कि नगरीय सभ्यता बनावटी जिंदगी जीते हैं, उसके पास सौंदर्य और श्रृंगार के नकली साधन हैं, किंतु भीतरी आभा नहीं है, आंतरिक सौंदर्य नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो नगरीय सभ्यता कांच के समान नकली है, कमजोर और बनावटी है, तो ग्रामीण सभ्यता हीरे के समान असली, ठोस तथा सहज है। नगरीय सभ्यता धूल के श्रृंगार से वंचित रह जाती है, यानी शहरों में धूल दिखाई नहीं देती है, इसलिए मिट्टी के खेलों से भी वंचित रह जाती है। यानी मिट्टी के आदि के जो खेल होते हैं, बच्चे शहरों में वो खेल नहीं खेलते हैं। ग्रामीण सभ्यता धूल और मिट्टी को अपना श्रृंगार समझती है। वहाँ धूल भरा बच्चा बहुत मोहक माना जाता है। इसके विपरीत नगरीय सभ्यता धूल से भरे या धूल से सने बच्चे को मेला कहते हैं, यानी गंदा मानते हैं। नगर धूल को गंदा कहकर तिरस्कृत करता है, उसका अपमान करता है। नगरीय सभ्यता जानती है कि धूल अन्न से उत्पन्न होता है, फिर भी वह उसके प्रति कृतज्ञ व्यक्त नहीं करती, बल्कि उसे गंदा कहकर उसका तिरस्कार करती है।